गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग प्रारंभ किए थे पंचायती राज व्यवस्था। देखे थे हम लोग कि पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बॉटम टू टॉप, गांव का विकास करिए, देश का खुद ब खुद विकास होगा। सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए, नियोजन में विकेंद्रीकरण के लिए ये पंचायती राज प्रणाली लाई गई। प्रारंभ में हम लोगों ने देखा कि सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जो असफल रहा। इसके असफलता के जांच के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी गठित की गई और बलवंत राय मेहता कमेटी ने गांव के विकास के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसके सुझाव पर ही आज ये पंचायती राज प्रणाली लागू की गई है। देखे थे कि सुझाव के पश्चात लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना, जिसके नागौर जिला से शुरुआत की गई। दूसरा आंध्र प्रदेश बना। जहां तक कल आप लोग लिखे थे उसके आगे चलिए स्टार्ट करिए लिखना। कल आप लोग यहीं तक लिखे थे कि इसको लागू करने वाला द्वितीय राज्य आंध्र प्रदेश था। यही ना हुआ था? उसके आगे भी हुआ था। अच्छा, अशोक मेहता समिति भी हो गया था कि उसके पश्चात अशोक मेहता समिति भी बनाई गई, जिसने द्विस्तरीय व्यवस्था की अनुशंसा की, लेकिन उसके अनुशंसा को नहीं माना गया। त्रिस्तरीय व्यवस्था ही लागू की गई। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हेडिंग दीजिए, पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक पहलू। पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक पहलू। संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित क्या प्रावधान है? लिखिए संविधान के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 40 में, पहले भी नीति निदेशक तत्व में आप लोग ये चीज पढ़े हैं। 40 में कहा गया है कि 40 में कहा गया है कि हाइफन देखे, राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा। राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा और उसको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य
कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो ये बात कही गई है आर्टिकल 40 में कि राज्य पंचायती राज प्रणाली का गठन करेगा और उन्हें वैसी शक्तियां एवं प्राधिकार देगा, अथॉरिटी देगा, ताकि वो ऑटोनोमस बॉडी बने। ऑटोनोमस मतलब वो दूसरे पर ज्यादा डिपेंड न रहे, अपना निर्णय खुद ले, तब तो जाके अपने अनुरूप अपने क्षेत्र, अपने गांव का विकास, अपने पंचायत का विकास कर सकेगा। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पंचायतों के संगठन को, कल जो पंचायती राज देख रहे थे उसी में आगे देख रहे हैं हम लोग कि पंचायत का गठन के क्या संवैधानिक पहलू है। लिखिए कि पंचायतों के संगठन को कानूनी रूप देने के लिए संविधान में, अभी लिखना स्टार्ट करिए फिर हम अब तो इस पे है ना, संविधान में 73वां संशोधन ब्रैकेट में 1992 किया गया। देखिए ये एक्ट लाया गया था 1992 में, लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ 1993 से। तो वैसे तो इसका नाम है पंचायती राज अधिनियम 1992, लेकिन लागू हुआ 1993 में। पास करते करते, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते करते 92 से 93 हो गया था। कहीं 92 लिख देता है तो कहीं 93 लिखता है। एग्जाम में देखिएगा कि क्या लिखा है, पंचायती राज अधिनियम का नाम है, या पूछेगा कि कब लागू हुआ, तब 1993 कर दीजिएगा। लागू कब हुआ तो 1993, लाया कब गया तब 92। ठीक है, इसके द्वारा संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। लिखिए, भाग 9 के अनुच्छेद 243, 243, कुछ गलत लगा, हाँ, से 243 से अनुच्छेद 243 अण, अब इसी में ना बहुत सारे अनुच्छेद है, 243 क, 243 ख, 243 ग, ऐसे करके अण तक है। ठीक है, 243 अण तक ग्राम पंचायत 243 से 243 अण तक ऐसे लिखना है। ग्राम पंचायत के संगठन तथा कार्य से संबंधित है, देखिए इनको लागू करने
इनको लागू करने के लिए राज्यों को अलग से कानून बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य क्योंकि इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य राज्य सूची के विषय हैं। राज्य सूची के विषय हैं। तो देखिए 1993 में भारत सरकार तो पंचायती राज अधिनियम पारित कर दिया। अब उसमें कहा कि सभी राज्यों को भाई पंचायती राज अधिनियम लागू करना है, तभी उनको गांव के डेवलपमेंट का फंड मिलेगा। अब चूंकि पंचायत द्वारा किया जाने वाला काम लोकल लेवल का है, तो किस पंचायत को कौन सा काम दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, उसको क्या शक्ति दी जाएगी, अब राज्य को तय करना है। केंद्र तय नहीं करेगा, राज्य अपने संसाधन के अनुसार ये तय करेगा कि इसको कितना काम दिया जाए, कौन काम दिया जाए, कौन सा टैक्स वसूलने की शक्ति दी जाए। तो इसलिए इसमें प्रावधान था कि भारत सरकार तो कानून पारित कर दे रही है, अलग से सभी राज्यों को अपना अपना कानून पारित करना पड़ेगा कि अपने यहां ये इस कानून को किस रूप में लागू करेंगे। तो उसके बाद 1993 के बाद सभी राज्य धीरे धीरे करके अपने यहाँ कानून पारित किए और पंचायत का चुनाव प्रारंभ हुआ। ठीक है, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके नीचे से पंचायती राज संगठन। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। लिखिए 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पहला, लिखिए, पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। दूसरा, जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद है। जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद है। और तीसरा, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि मध्यवर्ती स्तर उन राज्यों के लिए नहीं है, मध्यवर्ती स्तर उन राज्यों के लिए नहीं है
जिनकी आबादी 20 लाख से कम है, तो जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है वहां ये मध्यवर्ती स्तर की आवश्यकता नहीं है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। अब कुछ कुछ संविधान में टेक्निकल वर्ड्स हैं और अन्य क्या प्रावधान है पंचायती राज का, देखिए लिखिए। ग्राम स्तर के पंचायत, पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखेंगे, ग्राम स्तर के पंचायत के सदस्य ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। देखिए अभी जो हम लिखवा रहे हैं हो सकता है कि बिहार में ये सिस्टम ना हो, तो ये एज ए जनरल जो स्ट्रक्चर है उसको लिखवा रहे हैं। हर राज्य का ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो गया है, नाम अलग अलग दे दिया है लोग। तो एज ए जनरल जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए उसको करा दे रहे हैं, और जो यहाँ गांव से हैं वो तो पकड़ ही लेंगे कि क्या इसमें बिहार के संदर्भ में सही है या नहीं है। तो ये ग्राम सभा क्या होता है? वोटरों का समूह जो पंचायत में मतदान देते हैं उनका एक लिस्ट बनाया जाता है, वोटर लिस्ट। हर इलेक्शन का एक वोटर लिस्ट होता है ना, तो वैसे गांव का जो वोटर लिस्ट होता है, एक समूह है जो मतदान करते हैं, उस समूह को कहते हैं ग्राम सभा। लिखिए कि ग्राम स्तर के पंचायत को वार्डों में, और जैसे नगर पालिका में भी वार्ड होता था और यहाँ भी गांव में वार्ड होता है ना, होता है गांव में भी वार्ड में ही ना बीडीसी चुना जाता है, वार्ड सदस्य चुने जाते हैं। अब तो नगर पालिका में वार्ड तो खत्म हो जाएगा ना, नगर निगम बन गया तो वार्ड खत्म हो जाएगा। पहले यहाँ वार्ड रहेगा। अच्छा, वार्ड पार्षद अपना चुना जाएगा। हाँ, लेकिन नियम अब देखिए कैसे बिहार में बना दिया नया नियम कि पहले जो ये मेयर और ये सब थे वार्ड पार्षद चुनते थे, अब नया नियम ला दिया है कि नहीं, वार्ड पार्षद नहीं चुनेंगे, जनता चुनेगी। ठीक किया। वार्ड पार्षद जहां चुनने का होता ना, तो जैसे अभी क्या सिस्टम है कि मेयर चुनने के लिए वार्ड पार्षद को अब खरीदता था, लो 10-10 लाख रुपया। तो होता क्या था कि दे दिया, अब दे दिया तो जितना डेवलपमेंट का पैसा आएगा अब मेकअप करने में लगा देता था। आज सासाराम नरक क्यों बन गया है? इसी वजह से कि वार्ड पार्षद को खरीदा है। अब भाई पैसा कहां से अपना होगा? तो लो डेवलपमेंट ही सब बंद, सब पैसा घपला हो रहा है। पूरा शहर का नली गली देखिए सब जाम है कि नहीं? तो ठीक किए नीतीश कुमार कि सीधे कह दिए कि जनता चुनेगी, घपला वाला कामे खत्म। तो जनता चुनेगी तो मेयर भी अब जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तब तो काम करेगा। जब तक जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा काम कैसे करेगा? तब ना उसको डर रहेगा कि अगले इलेक्शन में वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर वो सिस्टम रहेगा तब फिर वो मेयर पार्षद को खरीदेगा, फिर वही घूस वाला सिस्टम चलेगा। ये काम नीतीश कुमार अच्छा किया। हाँ, तो सर ये चुनाव से संबंधित है, तो सर नीतीश कुमार करेंगे या फिर चुनाव? ग्राम पंचायत और नगर पालिका राज्य का विषय है, ये भारत सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।
भारत सरकार इसमें अभी शुरू में ग्राम पंचायत पढ़ा है ना, भारत सरकार तो पास कर दिया। अब नगर पालिका किस रूप में लागू होगा, क्या फंक्शन करेगा, कैसे फंक्शन करेगा, सब राज्य का मामला है, केंद्र का मामला नहीं है। वो केंद्र का काम खत्म। हाँ, बना दिया, केंद्र का काम फंड देना रहेगा। केंद्र का काम फंड देना रहेगा, जहां उसका शेयर होगा वहां जिस योजना में अपना देगा, नहीं होगा नहीं देगा, राज्य अपने पैसे से करवाएगा। उसी के लिए ना राज्य रोड टैक्स, पानी टैक्स, मकान टैक्स सब लेती है। किस लिए लेती है? देखिए टैक्स बढ़ के कहां से कहां चला गया। इस मकान का लगता है सलीना 20-25 हजार रुपये आ जाता है। सोचिए बाकी कितना पैसा वसूलता होगा। तो लगता है जैसे किराया के मकान में रहता है आदमी अपना होते हुए। हाँ, सबको देना पड़ता है, नहीं दीजिएगा तो वो धीरे धीरे पूरा इकट्ठा होते जाएगा। आगे आइए, लिखिए, ग्राम स्तर के पंचायत को वार्डों में विभक्त किया जाता है। लिखिए, एक वार्ड के निर्वाचित सदस्य को, एक वार्ड के निर्वाचित सदस्य को मुखिया कहा जाता है। हो सकता है कि दूसरे जगह अलग सिस्टम हो गई। वार्ड के निर्वाचित सदस्य को मुखिया कहा जाता है। लिखिए, मुखियों द्वारा ग्राम स्तर के पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इसके अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है। इसके अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है। चलिए अब लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, मध्यवर्ती स्तर के पंचायत के सदस्यों में उस क्षेत्र के सरपंच कौमा लोकसभा सदस्य कौमा राज्यसभा सदस्य कौमा राज्य विधानमंडल का सदस्य और विधान परिषद का सदस्य होता है। इसके अध्यक्ष को प्रमुख या प्रधान कहते हैं। प्रमुख या प्रधान कहते हैं। तो देखिए, मध्यवर्ती स्तर हो गया आपका ब्लॉक, मध्यवर्ती स्तर हो गया ब्लॉक। तो
देखिए मान लीजिए ये हो गया राज्य, मध्यवर्ती मतलब बीच में राज्य। राज्य आपका कई जिलों में विभक्त है ना। राज्य कई जिलों में विभक्त है। जिला ब्लॉक में, मंडल अनुमंडल है ना, तो वहां उस सब का काम नहीं है, यहाँ प्रखंड का काम है, ब्लॉक है। जिला अनुमंडल में होता है, अनुमंडल ब्लॉक में होता है, वही ब्लॉक को प्रखंड कहते हैं हिंदी में। प्रखंड हो गया। अब प्रखंड जो है पंचायत में, तो ये हो गया पहला लेवल, ये मध्यवर्ती और ये तीसरा लेवल, ठीक है। यही फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। तो ये जो पंचायत समिति है, बीच वाले को कहते हैं पंचायत समिति। तो कह रहा है कि पंचायत समिति के सदस्य कौन कौन होंगे। तो पंचायत समिति के सदस्य कौन कौन होंगे, देखिए पहला है उस क्षेत्र का सरपंच, उस क्षेत्र का सरपंच। अब देखिए ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, ये एज ए जनरल रूल बताया गया है ना। अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। अभी बिहार में संशोधन किया गया था पंचायती राज अधिनियम 2006, पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार अभी बिहार में चल रहा है। देखिए कौन कौन, सरपंच, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य और विधान परिषद का सदस्य। तो वो कैसे, देखिए मान लीजिए ये कोई गांव है, ये कोई गांव है ना ए। तो ये किसी जिला में होगा, किसी प्रखंड में होगा ना। अब मान लीजिए सिंपल सा यही एग्जांपल लेते हैं हम लोग अपने अगल बगल। कौन सा गांव ले लें, चलिए शिवसागर ले, बगल में शिवसागर है, थोड़ा हट के। अब तो ये सब नगर निगम हो गया ना। शिवसागर, बेलाड़ी भी आ गया होगा हो नगर निगम में। सब गांव वाला सुख सुविधा खत्म। तो अब देखिए मान लीजिए आपके बगल में यहाँ शिवसागर है, तो वो किसी जिला में है। शिवसागर अलग है, ब्लॉक भी है, शिवसागर अलग ब्लॉक है, सासाराम ब्लॉक में नहीं है। तो अब मान लीजिए ये आपका हो गया रोहतास जिला, ये शिवसागर ब्लॉक है और उसमें ये गांव हो गया ना। अब ये जो शिवसागर ब्लॉक है वो किसी लोकसभा क्षेत्र में होगा। तो किस लोकसभा क्षेत्र में है, सासाराम संसदीय क्षेत्र में है। सासाराम संसदीय क्षेत्र में आपका ये सासाराम विधानसभा क्षेत्र, चेनारी, भभुआ, मोहनिया सब आ जाता है। अच्छा शिवसागर लगता है चेनारी विधानसभा में, नहीं विधानसभा चेनारी है। तो अब मान लीजिए ये लोकसभा क्षेत्र हो गया, तो रोहतास जिला पूरा तो सासाराम लोकसभा क्षेत्र में है नहीं, इधर काराकाट विक्रमगंज हो जाता है, नहीं यानी कि पूरा जिला सासाराम लोक तीन जिला है, लेकिन 3 विधानसभा है, लेकिन पूरा जिला नहीं है।
क्योंकि इधर बगल में काराकाट विक्रमगंज अलग विधानसभा क्षेत्र है और सासाराम लेकिन जिला है रोहतास ही। तो मान लीजिए, चलिए इसको ऐसे खींच देते हैं, तो ये गांव आ गया सासाराम संसदीय क्षेत्र में और ये गांव आ गया चेनारी विधानसभा क्षेत्र में। विधानसभा क्षेत्र छोटा रहेगा। उसी तरह से राज्यसभा क्षेत्र होता है, विधान परिषद क्षेत्र होता है, तो ये किसी न किसी राज्यसभा क्षेत्र में पड़ेगा, किसी न किसी विधान परिषद क्षेत्र में पड़ेगा। तो ये गांव जिस लोकसभा क्षेत्र में पड़ेगा उस क्षेत्र का जो सांसद होगा वो भी इसका मेंबर होगा। जिस विधानसभा क्षेत्र में पड़ेगा वो एमएलए भी इसका मेंबर होगा। जिस राज्यसभा के क्षेत्र में पड़ेगा वो राज्यसभा सदस्य भी इसका मेंबर होगा और जिस विधान परिषद क्षेत्र में पड़ेगा वो विधान परिषद का सदस्य भी इसका मेंबर होगा। यानी कि सोचिए कि एक लोकसभा सदस्य, मान लीजिए सासाराम से छेदी पासवान, तो उनके क्षेत्र में जितना पंचायत समिति पड़ेगा उस सबके सदस्य हैं, किसी एक के सदस्य नहीं है। बात समझ में आ रही है कि मान लीजिए ये एक लोकसभा क्षेत्र है, इसमें कई गो ब्लॉक है, इसमें कई गो ब्लॉक है, बहुत बड़ा है लोकसभा क्षेत्र। तुम्हारा भभुआ मोहनिया भी सासाराम लोकसभा क्षेत्र में ही है। किसको वोट दी थी? अभी वोट नहीं दी हो? ठीक है। तो वो उधर भी जितना अपना प्रखंड होगा उस सब में ये छेदी पासवान उसके मेंबर होंगे। बात समझ में आ गई? चलिए आ गया ये। अब लिखे पैराग्राफ चेंज करके नीचे से कि जिला स्तर के पंचायत, जिला स्तर के पंचायत के सदस्यों में उस क्षेत्र के प्रमुख है, उस क्षेत्र के प्रमुख है या प्रधान कौमा लोकसभा सदस्य लोकसभा सदस्य कौमा राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य कौमा एमएलए और एमएलसी, एमएलए और एमएलसी होता है। ठीक है। सेम इसी टाइप से अब वो हम प्रखंड लेवल पे समझाए हैं, ये जिला लेवल पर हो जाएगा। तो जिला परिषद में आपके जो छेदी पासवान है वो रोहतास का जो जिला परिषद है उसमें भी आ जाएंगे और भभुआ का जो जिला परिषद है उसमें भी आ जाएंगे। और इस अब मान लीजिए रोहतास जो जिला परिषद है तो सासाराम विधानसभा से, सासाराम लोकसभा क्षेत्र से हो गए छेदी पासवान, तो विक्रमगंज काराकाट वाले एमपी भी आएंगे, इसके मेंबर होंगे। क्योंकि इस जो रोहतास जिला परिषद है उनका भी क्षेत्र इसमें है, उस क्षेत्र का भी डेवलपमेंट करना है, केवल सासाराम का तो करना नहीं है कि नहीं? देखिए
ये मान लीजिए कि ऐसे समझिए, देखिए ये जो रोहतास जिला है, मान लीजिए ये आपका रोहतास जिला है। तो रोहतास जिला ये सासाराम संसदीय क्षेत्र भभुआ को कवर करते हुए ऐसे है। काराकाट इधर है, काराकाट इधर पड़ेगा ऐसे, विक्रमगंज इधर पड़ेगा। तो रोहतास जिला में नहीं, काराकाट तो इधर डिहरी साइड हो जाता है ना। हो, ये डिहरी किस में आता है? काराकाट में ना कि विक्रमगंज में? डिहरी शायद काराकाट में आता है कि विक्रमगंज में, से पता नहीं। खैर चलिए जो भी हो, तो एक जिला, ये जिला कई लोकसभा क्षेत्र में आ जाता है। और इधर तो कुछ ऐसा होगा जो भोजपुर और रोहतास दोनों में होगा, कुछ ऐसा होगा जो भोजपुर और रोहतास दोनों में होगा। किसका? सब परिसीमन आयोग करता है। ये परिसीमन आयोग गठित होता है, वही करता है। जनसंख्या के आधार पर देखा जाता है कि लगभग सब में जनसंख्या जो हो बराबर हो। ससुराल के जो सांसद श्री पासवान है, हाँ हाँ, वो विक्रमगंज का भी मतलब वो करेंगे, क्या बोलते हैं उसका डेवलपमेंट विक्रमगंज का भी करेंगे? नहीं, मेंबर होते हैं तो आप बोले ना कि मेंबर होते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, वो जिला परिषद के मेंबर होंगे, जिला परिषद के मेंबर होंगे। तो जिला का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, मीटिंग बुलाई जाती है जिला परिषद की, तो उसमें जिला परिषद जो निर्णय ले, अब ये लोग अपना विचार देगा, सुझाव देगा, मतदान होगा, मतदान करेगा। तो जिला का कैसे विकास किया जाए वो तो तय करेगा जिला परिषद। ये लोग मेंबर हैं, ये मीटिंग में जाएंगे, सुझाव देंगे। तो जो ये जो क्षेत्र उनके सासाराम क्षेत्र का है, वो अपने सासाराम क्षेत्र की बात उठाएंगे। जो विक्रमगंज क्षेत्र का है वो विक्रमगंज का बात उठाएगा कि हमारे क्षेत्र में ये चाहिए, ये हमारे क्षेत्र में ये चाहिए, ये अपने क्षेत्र की बात उठाएंगे। और तब आए जो हो लास्ट में फाइनल अपना प्रपोजल तैयार होगा कि भाई आखिर क्या किया जाए। तब लास्ट में वोटिंग होगा कि हाँ हाँ ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि जिला में ये डेवलपमेंट करवाया जाए, ये चीज। अब लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके नीचे से अगला हेडिंग, पंचायतों में आरक्षण। ये सब का ना आर्टिकल भी है, अभी लिखवा देंगे आर्टिकल। कभी कभी बीपीएससी में आर्टिकल भी पूछता है, बीपीएससी में आर्टिकल भी पूछता है यहां से रिलेटेड। लिखिए, पंचायतों में आरक्षण। लिखिए, किसी पंचायत क्षेत्र में, किसी पंचायत क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले, प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले पद उस क्षेत्र के पद उस क्षेत्र के अनुसूचित जाति
और अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे। आरक्षित किए जाएंगे। ऐसे आरक्षित पदों में से एक तिहाई पद उस समुदाय के महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। आरक्षित किए जाएंगे। लिखिए, यदि आवश्यक हो तो पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण किए जा सकेंगे। ये जो आरक्षण वाला प्रावधान है, वो है अनुच्छेद 243 घ। आरक्षण वाला जो प्रावधान है वो है 243 घ। चल, अब अगला हेडिंग दीजिए, पंचायतों की अवधि। ये है अंग। ये है अंग 243 अंग, पंचायतों की अवधि। इता ड हो गया ना, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। पिछला वाला क्या लिखा है? घ घ ग ख ग घ घ से घर, घ से घड़ा, भुला गए ना हो। हाँ, लिखिए, पंचायतों की अवधि। बताओ, पूछना चाहिए था अंकित को, तो पूछ रहे हैं आप। प्रत्येक पंचायत, लिखिए, प्रत्येक पंचायत उसके प्रथम अधिवेशन की तारीख से उसके प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक कार्य करेगी। तो पंचायत का कार्यकाल कितना हो गया? 5 वर्ष। आगे लिखिए, विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार उसे इसके पहले भी विघटित किया जा सकेगा। विघटित किया जा सकेगा। इसका अर्थ है कि पंचायत की अवधि तो 5 साल है,
लेकिन चाहे तो 5 साल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। तो अब सवाल यह है कि कौन सा राज्य क्या प्रावधान करता है, उस पर डिपेंड करेगा कि क्या प्रक्रिया होगी भंग करने की। तो कहीं कहीं तो राइट टू रिकॉल भी आ गया है। राइट टू रिकॉल का मतलब एमपी में पहली बार आया था, तो समाचार में आया था कि यदि आप अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं हैं, तब बीच में ही उसको हटाने का प्रतिवेदन दे सकते हैं। ये एमपी और एमएलए के लिए नहीं है, लेकिन पंचायत में है। बिहार में है, बिहार में राइट टू रिकॉल नहीं है। एमपी में आया था, तो उस समय सब एग्जाम में पूछ रहा था। तो लिखिए, यदि पंचायत यदि पंचायत 5 वर्ष से पहले या 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले विघटित कर दी गई हो, विघटित कर दी गई हो, तो उस विघटन की तारीख से, तो उस विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर निर्वाचन हो जाना चाहिए। ठीक है, 6 माह से पहले चुनाव हो जाना चाहिए। लिखे कि समय पूर्व विघटित पंचायत, मतलब 5 वर्ष की अवधि से पहले जो पंचायत विघटित कर दिया जाता है, उसके लिए लिखिए समय पूर्व विघटित पंचायत जब पुनर्गठित की जाती है, पुनर्गठित की जाती है, तो वह बचे हुए अवधि के लिए होगी। बचे हुए अवधि के लिए होगी। इसका अर्थ समझे आप लोग है कि मान लीजिए कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष, और 2 साल में ही इसको भंग कर दिया गया। अभी इसका कार्यकाल कितना बचा है, 3 साल। तो पुनः जब इसका निर्वाचन होगा, तो वो बचे हुए 3 साल के लिए होगा, पूरे कार्यकाल के लिए नहीं होगा। लेकिन लोकसभा, अच्छा वो भी तो वही हो जाएगा। अगर लोकसभा में बाई इलेक्शन होता है या विधानसभा में बाई इलेक्शन, उसको बाई इलेक्शन कहते हैं। देखिए, तो मान लीजिए अभी हम लोगों का बिहार विधानसभा कार्य कर रहा है, 2020 में चुनाव हुआ, कार्यकाल कब तक है, 2025 तक है, सितंबर तक होगा। 19 में लोकसभा हुआ था ना, और 19 से 24 और 20 से 25 ये है। तो देखिए, इलेक्शन में बताए थे आप लोगों को, जनरल इलेक्शन, मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन और बाई इलेक्शन, उपचुनाव। तो उपचुनाव क्या है बताते हैं, वही सिस्टम ये यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ 243 मेंबर है बिहार विधानसभा में, या चलिए ना लोकसभा में चलते हैं।
लोकसभा में 543 मेंबर हैं। मान लीजिए वो 2019 में जो चुनाव हुआ, ये तो 5 साल के लिए चुने गए। अभी देख रहे हैं कि बीच बीच में बहुत सारे एमपी बुजुर्ग हैं और स्वर्ग सिधारते जा रहे हैं, तो उनका सीट खाली होता जा रहा है। तो 24 से पहले मान लीजिए अभी 22 चल, 22 में 2-4 अपना स्वर्ग सिधार गए, मान लीजिए 4, तो उस 4 पद पर जो रिक्त हो गया, उस 4 पद पर जो चुनाव होगा, फिर से नए एमपी चुने जाएंगे, तो वो बचे हुए कार्यकाल के लिए होंगे, 2024 तक के लिए रहेंगे, वो 5 साल के लिए नहीं होंगे। तो वही चीज है यहाँ पंचायत में भी, कि अगर समय से पहले पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो जो निर्वाचन होगा वो बचे हुए समय के लिए होगा, अगले 5 साल के लिए नहीं। लेकिन अगर यहाँ मिड टर्म इलेक्शन होता है लोकसभा में या विधानसभा में, मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि चुनाव मतलब बीच में, मध्य मने, तो ये कैसे होता है, ये कैसे होता है? सपोज अभी बिहार की स्थिति देखिए, अंदरूनी पता ना क्या खिचड़ी बन रहा है, लग रहा है कि भाजपा और नीतीश का गठबंधन टूटेगा, जैसा अखबार में, मीडिया में समाचार आ रहा है। अगर गठबंधन टूट गया और राजद सपोर्ट कर दिया गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो सरकार बन जाएगी, और अगर राजद भी सपोर्ट नहीं किया तो सरकार गिर जाएगी, विधानसभा भंग किया जाएगा। तो अभी तो 20 में इलेक्शन हुआ ही, अभी 22 चल ही रहा है, अभी 5 साल पूरा कहाँ हुआ। अगर बीच में ही सरकार गिर गई और फिर से पूरे विधानसभा का चुनाव कराना पड़ा, तो इसी को कहेंगे मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि चुनाव। तो ये जो चुनाव हो गया मध्यावधि चुनाव, ये पूरे 5 साल के लिए होगा। मध्यावधि जो चुनाव होगा, चूंकि ये पूरे सीट पर होगा, तो वो पूरे 5 साल के लिए होगा। तो इसी टाइप से ये पंचायत जो है, कुछ कुछ पंचायत भंग किए जाते होंगे, सब नहीं। चलिए आइए, तो पंचायत की अवधि समझ गए। लिखिए कि बचे हुए, क्या हो अंकित, बोलो बोलो, लिखिए। तो बचे हुए अवधि के लिए होगी, किंतु, लिखिए, किंतु यदि बची हुई अवधि 6 माह से कम है, 6 माह से कम है, तो निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं है, निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं है। चलिए अब लिखिए, सदस्यों के लिए अहर्ता, कि इसका सदस्य बनने के लिए क्या क्या चाहिए। लिखिए, वे व्यक्ति जो विधानसभा के सदस्य, वे व्यक्ति जो विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, चुने जाने की योग्यता रखते हैं, कॉमा, पंचायत का सदस्य
चुने जाने के योग्य होंगे, चुने जाने के योग्य होंगे। लेकिन केवल एक अंतर है कि पंचायत सदस्य के लिए अपेक्षित उम्र 21 वर्ष है, और जबकि एमएलए के लिए 25 वर्ष। लिख लीजिए कि केवल एक अंतर है कि अपेक्षित उम्र 21 वर्ष है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए यदि यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, पैराग्राफ चेंज करके, यदि यह प्रश्न उपस्थित होता है कि कोई सदस्य निर्हरता से ग्रस्त हो गया है, निर्हरता मतलब डिस्क्वालिफाइड है, निर्हरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं हो गया है या नहीं, मान चुने जाने के बाद जो क्राइटेरिया है वो उसका कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो उसके बाद उसको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। लिखिए निर्हरता से ग्रसित हो गया है या नहीं, यह प्रश्न ऐसे अधिकारी को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, ऐसे अधिकारी को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जो विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे, विधि द्वारा उपबंधित करे। ठीक है, तो जो उसके लिए अपना अधिकारी बनाया जाएगा कि वो चेक करे कि वो डिस्क्वालिफाइड हो गया है या नहीं। चलिए नेक्स्ट लिखिए पंचायत वित्त आयोग, इसी का आर्टिकल पूछा था बीपीएससी, यह है 243 झ इस टाइप से झंडा वाला झ। तो सुनिए वित्त आयोग, अभी तो आप लोग आगे केंद्र राज्य संबंध में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 280 है, अभी तो हम लोग 243 में ही है कि एक संस्था है जिसका नाम है वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। वो भारत सरकार जो टैक्स इकट्ठा करती है, अभी जैसे जीएसटी है, तो जीएसटी जो हम लोग देते हैं वो किसको देते हैं? सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। किसको देते हैं? जीएसटी भारत सरकार के अंडर में है, तो सारा पैसा तो भारत सरकार ले जा रही है, सारा टैक्स। तो राज्य अपना डेवलपमेंट कैसे करेगा? राज्य के पास पैसा कहां से आएगा? तो ये वित्त आयोग फॉर्मूला बताता है, वित्त आयोग फॉर्मूला बताता है कि जो टैक्स भारत सरकार वसूलती है
उसमें भारत सरकार का कितना हिस्सा होगा और राज्यों का कितना हिस्सा होगा। ठीक है, भारत सरकार का हिस्सा निकाल के राज्य का जो बचेगा, अब उसमें से किस राज्य को कितना दिया जाए, ये फॉर्मूला कौन तय करेगा? वित्त आयोग, अनुच्छेद 280। इसीलिए ये बड़ा VVI है, हमेशा इससे क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है। उसी टाइप से राज्य में, एक राज्य में बहुत सारे पंचायत है, तो किस पंचायत को कितना फंड दिया जाए, किस पंचायत को कितना फंड दिया जाए, वो कौन तय करेगा? ये राज्य वित्त आयोग। वो 280 वाला वित्त आयोग अलग है, वो भारत सरकार और राज्यों के बीच के लिए है, और ये जो राज्य वित्त आयोग है वो किसके लिए है? पंचायत के लिए है। तो लिखिए कि राज्य वित्त आयोग या पंचायत वित्त आयोग भी कहते हैं इसको, अनुच्छेद 243 झ कि अनुच्छेद 280 के समान ही कॉमा राज्य में, अनुच्छेद 280 के समान ही राज्य में राज्यपाल, वहां 280 में थे राष्ट्रपति, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? वहां राष्ट्रपति करेंगे, और यहां कौन करेगा? राज्यपाल। लिखिए, राज्य में राज्यपाल एक वित्त आयोग का गठन करेगा, एक वित्त आयोग का गठन करेगा जो राज्य और पंचायतों, राज्य और पंचायतों के बीच धनों के बंटवारा का फॉर्मूला, धनों के बंटवारा का फॉर्मूला बनाएगा। तो राज्य वित्त आयोग समझ में आ गया। अभी केंद्र वाला वित्त आयोग हम लोग आगे 280 में पढ़ेंगे। चलिए अगला लिखिए, राज्य निर्वाचन आयोग, नीचे हेडिंग दीजिए, राज्य निर्वाचन आयोग 243 ट 243 ट है ना, 243 ट। सुनिए, जैसे अभी उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग, वो पूरे भारत के लिए है, उसके जी में है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इस सब के लिए चुनाव कराना। अभी जैसे देखिए यूपी में विधानसभा चुनाव चल रहा है, अच्छा चल रहा है 5 राज्य में, लेकिन समाचार में ऐसा किया है कि लग रहा है केवल यूपी में चुनाव हो रहा है, नहीं। तो ये जो चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव अभी जो चल रहे हैं, इसको कौन करा रहा है? निर्वाचन आयोग, दिल्ली वाला, अनुच्छेद 324। वो जो निर्वाचन आयोग है अनुच्छेद 324 वाला, दिल्ली ये सब विधानसभा लोकसभा करवाता है, उसका इस पंचायत के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। दोनों अलग बॉडी है, ऐसा नहीं कि उसका वो ब्रांच है, ऑफिस है राज्य में, हाँ बिल्कुल अलग है। वो जो निर्वाचन आयोग है उसका ऑफिस अपना अलग है,
यही अधिकारी उसमें भी काम करते हैं। ये जो जिला अधिकारी है, अभी जैसे रोहतास जिला के जिलाधिकारी, उसके भी निर्वाचित पदाधिकारी होंगे और इसके भी निर्वाचित पदाधिकारी। आदमी एक ही है सब, लेकिन ऑफिस अलग अलग हो जाएगा। समझ में आया? कर्मचारी यही हैं। अरे भी लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, यही ना टीचर करवाते हैं, है कि नहीं? पंचायत का भी चुनाव है तो यही टीचर करवा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा, यही ना डीएम, एसपी, बीडीओ, सीडीओ जितना है अपना प्रभार मिलता है, और पंचायत में भी यही करवाते हैं। लेकिन पंचायत के चुनाव में बीडीओ का पावर थोड़ा बढ़ जाता है, हाँ, लेकिन विधानसभा लोकसभा में कोई वैल्यू नहीं रहता है। इसमें यहाँ पंचायत वाला में नॉमिनेशन बीडीओ यहाँ होता है नहीं, लोकसभा और विधानसभा में नॉमिनेशन डीएम के यहाँ होता है। तो अभी आप लोग मार्केट में नए नए आ रहे हैं, सामने जब ये सब गुजरेगा ना, तो अभी तो तुरंत बिहार में पंचायत चुनाव खत्म हुआ नहीं, तो बार बार न्यूज में आ रहा था कि वीडियो धरा गए, वो वीडियो धरा गए, उसी में बड़ी घूस लेते हैं वीडियो लोग कि यहाँ ये धांधली हो गया, वहां वो धांधली हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो ये पॉलिटी जो है सोशल साइंस है। सोशल साइंस मतलब यहाँ कोई नियम नहीं है, यहाँ देख के आपको सीखना है कि कैसे होता है। सामने प्रैक्टिकल हो रहा है हमेशा हर चीज का, और इसी को देखते हुए सरकार कानून बनाती है कि नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना। तो निर्वाचन आयोग लिख लीजिए, यह है अनुच्छेद 243 टॉप, लिखिए कि पंचायत या पंचायतों का चुनाव संपन्न कराने के लिए, पंचायतों का चुनाव संपन्न कराने के लिए एक संस्था होगी, संस्था होगी जिसे राज्य निर्वाचन आयोग, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग, ये होगी नहीं लिखिए कि होता है, कर दीजिए कि चुनाव कराने के लिए एक संस्था होती है जिसे राज्य निर्वाचन आयोग कहा जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग कहा जाता है। चलिए आज इतना पर खत्म। तो हम लोगों का ना लगभग पंचायत खत्म हो गया। सुनिए हो, आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, पंचायत हम लोगों का खत्म। आप लोगों को बताया गया था कि अनुसूची 11 में, अनुसूची 11 में क्या है? पंचायत। अनुसूची 11 में पंचायत है, तो पंचायत नहीं है, पंचायत द्वारा किए जाने वाले कार्यों का लिस्ट है। निकालिए मोबाइल, अनुसूची 11 निकालिए और उसको कॉपी पर लिखना है। बीपीएससी उसमें से हमेशा पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इसके अधीन है या नहीं है, पंचायत के अधीन आता है या नहीं आता है। तो आप लोग अनुसूची 11 में से कॉपी पर इस लिस्ट को उतार लीजिएगा। तो हम लोगों का ये पंचायत चैप्टर समाप्त है। नगर पालिका नहीं पढ़ना है, नगर पालिका से क्वेश्चन नहीं आता है, केवल बस जान लेना है कि नगर पालिका का प्रावधान 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। दोनों एक ही साथ पास किया जा रहा था, 73वां और 74वां एक ही साथ पारित किया जा रहा था। तो ये हम लोगों का भाग 9 और भाग 9 का खत्म। अब देखिए 9 का खत्म हो गया, नगर पालिका
पढ़ना नहीं है। 10 में अनुसूचित जाति क्षेत्र नहीं पढ़ना है। हाँ, कल हम लोग मोस्ट वीवीआई चैप्टर पढ़ेंगे और ये स्पेशली मेंस के लिए है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध, प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध, वित्तीय संबंध, तो ये इंपॉर्टेंट है, मेंस में यहीं से क्वेश्चन आता है। तो बेरेक तुम खरीदी थी ना सकीना, जरा सा लेती आना, तो लाई हो कल लेते आना, मेरा पुराना हो गया, इसमें बहुत संशोधन किया है। हाँ हाँ हाँ, ये वाला गुड गुड, तो उसमें बहुत संशोधन किया है, तो इसको देखना। तो चलिए, आज की सभा समाप्त की जा रही है। आपका दिन शुभ हो।